नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विश्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखें ईवीएस पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने छात्रों को बताता है कि जल निकाय है। जल क्या है? निकाय है, जिसमें खारा पानी है। इसमें नमक की सांद्रता लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर होती है। इस पानी में कोई भी डूब नहीं सकता। शिक्षक किसका संदर्भ देता है? ऑप्शन ए कैस्पियन समुद्र, ऑप्शन बी काला समुद्र, ऑप्शन सी मृत समुद्र, ऑप्शन डी लाल समुद्र। तो बताएं, अब बात आती है खारा पानी। तो खारा पानी यानी कि नमक की सांद्रता, तो नमकीन समुद्र कौन सा है जिसमें नमक की सांद्रता पाई जाती है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो वो है मृत सागर, मृत सागर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? क्यों किया गया है? ऑप्शन ए उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन सी बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन सी बच्चों ऑप्शन डी बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को, यानी कि थीम को प्रस्तावित किया गया है। तो वो कहना चाहते हैं कि ऑप्शन डी यानी बच्चों के स्थानीय परिवेश से, बच्चों के जो स्थानीय परिवेश है उसके मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को जब पर्यावरण पढ़ाया जाए तो उनके स्थानीय परिवेश से संबंधित जुड़े मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा अधिक की जाए, यानी कि परिवेश से जोड़कर पढ़ाया जाए बच्चे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा 5 के सोनू आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करता है। यानी सोनू नाम का लड़का है, कक्षा 5 का है, जो आमतौर पर दिया हुआ कक्षा कार्य होता है कार्य नहीं करते हैं। मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन बी उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। ऑप्शन सी उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन डी किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जब बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है और बच्चा गृह कार्य नहीं करता है तो माता पिता से बात करो, उन्हें सलाह दें? ऐसा नहीं है भैया। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें? ऐसा कुछ नहीं है, वैकल्पिक चुना हुआ कार्य नहीं दें। किसी दूसरे बच्चे को ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे बच्चे से कार्य कराएंगे वो फिर बच्चा क्या सीखेगा? उसकी कठिनाई का पता लगाए, क्यों नहीं कर पा रहा, उसके कारण को जाने कि बच्चा गृह कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है और उसके अनुसार कार्य क्षमता को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। फिर उसकी क्षमता देखें कि आप उसकी क्षमता से ज़्यादा अधिक कार्य तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए बच्चा कार्य नहीं कर पा रहा है। क्योंकि उसकी कठिनाई का पता लगाएं, फिर उसकी क्षमता के अनुसार उसे कार्य दें। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 उप विषयों में से एक है? तो वो क्या है? ऑप्शन ए चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन बी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ऑप्शन सी पदार्थ। ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन। तो पर्यावरण की जो 6 थीम है उसमें से कौन सी थीम शामिल है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो पर्यावरण की जो थीम है वो है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। तो ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? ऑप्शन ए किसी पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। ऐसा नहीं है कि सांप जो है वो आजीविका का स्रोत हो, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। कि ये एक अवैध कार्य है, अवैध कार्य भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ऑप्शन डी
कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो बताएं, दो ऑप्शन बचे हैं, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। यानी कि सांपों को सपेरे नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निदान के बाद कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। निदान कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, इनके डायग्नोस्टिक टेस्ट, और एक होता है उपचारात्मक परीक्षण, यानी कि निदान कमजोरी पता लगाने के बाद उसका उपचार करना, तो उपचारात्मक परीक्षण हो जाएगा। तो जब निदान किया जाता है तो उसकी कमी का पता लगता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो बताएं इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए देखें, चावल, चीनी और आंवला। ऑप्शन बी, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। और ऑप्शन सी, गुड़, नींबू, मटर। और ऑप्शन डी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो हीमोग्लोबिन की कमी की जब बात आती है, एचबी की जब बात आती है, तो एचबी किससे बढ़ता है, हीमोग्लोबिन किससे बढ़ता है? तो आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मिट्टी के बर्तनों का पानी ठंडा क्यों रहता है? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनका पानी ठंडा क्यों रहता है? ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन के कारण। ऑप्शन बी, अपसाधन के कारण। ऑप्शन सी, बाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन डी, संघनन के कारण। तो मिट्टी का बर्तन है, जैसे हम बात करें गागर होती है, एक गागर होती है, तो गागर है, और गागर में जो देखा होगा आपने, ये जल है, क्या रहता है, ठंडा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मिट्टी के बर्तन में मिट्टी की जो बाहरी सतह होती है उस पर जो बूंदें होती हैं, इस पर ये बाष्प के द्वारा, यानी कि बाष्पीकरण होने जाने जाता है, बाष्पीकरण होने लगता है इसके किनारे किनारे, तो जल क्या रहता है, ठंडा रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाष्पीकरण, बाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ताजमहल पीला होता जा रहा है, उसके लिए कौन सा जिम्मेदार कारक है? तो बताएं, ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर। तो ताजमहल पीला क्यों होता जा रहा है? तो ताजमहल पीला होता जा रहा है अम्ल वर्षा के कारण। और अम्ल वर्षा की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो किसके कारण हो रहा है ताजमहल? तो SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। ऑप्शन बी, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य जो हैं वो हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि उड़ीसा भी नहीं है तमिलनाडु के पास में, तो इसलिए एक क्वेश्चन नहीं होगा। केरला, महाराष्ट्र भी नहीं है, और यहाँ पे देखें कौन सा हमारा ये छत्तीसगढ़ भी नहीं है, तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पौधे हरे किस वर्ण के कारण होते हैं? ऑप्शन ए, कैरोटीनॉइड के कारण। ऑप्शन बी, लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन सी, एंथोसायनिन के कारण। ऑप्शन डी, क्लोरोफिल के कारण। तो पौधों में जो हरा वर्णक होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो कौन था प्रथम भारत का मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन एम पंतजलि शास्त्री। ऑप्शन बी, मेहर चंद महाजन। ऑप्शन सी, हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन डी, SR दास। तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था हीरालाल जे कानिया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तानी ओक के बारे में देखें जरा, रेगिस्तानी ओक क्या होता है। ऑप्शन ए देखें पहले, ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्या बात सही है? बी देखें, ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं।
सी देखें, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं तब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। डी देखें, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो बताएं, चारों स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक हैं और कौन से गलत हैं। ऑप्शन ए देखें, अब ए बी डी तीनों, बी में ए सी डी, सी बी सी डी और डी ए बी सी। जरा ऐसे क्वेश्चनों पर गौर दें आप। जैसे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं, फिर बताते हैं आपके लिए हम। जैसे हम बात करें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये पेड़ जो रेगिस्तानी और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। बी देखें, ये विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी टनज नहीं, ऐसा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इस पेड़ की जड़ों जो पेड़ की गहराई तक जाती है, पेड़ की गहराई से अधिक गहराई तक चली जाती हैं, पेड़ की जो ऊंचाई होती है उससे अधिक गहराई तक जाती हैं, तो सी वाला भी सही है। डी, इस पेड़ के तने से पानी जमा होता रहता है तो पाइप से पतले पाइप द्वारा निकालते हैं, तो डी भी सही है। अब जरा देखें, ए और सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब पेपर में क्या होता है, जैसे हम बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन हमें पता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो टहनियाँ होती हैं, वो नहीं लटकती हैं, तो पहला वाला नहीं होगा और सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। अब देखने की आवश्यकता नहीं है, जब एक स्टेटमेंट हमने छांट लिया ये गलत है तो बचा कौन, बी सी ए सी डी, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले काटने की कोशिश करें कि एक स्टेटमेंट कट जाए, तो आसानी से हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वथन, उबलना और बाष्पीकरण में अंतर क्या है, यानी कि उबलना और बाष्पीकरण में अंतर क्या है। ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन बी, क्वथन में यानी कि उबलना में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन सी, क्वथन से जल की आवश्यकता बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन डी, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। जरा देखें, बाष्पीकरण जो है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता। उबलने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य है पौधे के लिए नहीं है, यानी कि जड़ किस कार्य को नहीं करती है जो पौधे के लिए उपयोगी हो। ऑप्शन ए, भोजन भंडारण संचित करना। ऑप्शन बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, पौधे को सहारा देना। ऑप्शन डी, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो जड़ क्या करती हैं, भोजन का भंडारण करती हैं, पौधे को सहारा देती हैं और जल तथा खनिजों का अवशोषण करती हैं, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराती। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराती हैं जड़ें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो कौन सा व्यापक संकेतक नहीं है। ऑप्शन ए, समानता के प्रति सरोकार। ऑप्शन बी, अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन सी, सहयोग। ऑप्शन डी, न्याय के प्रति सरोकार। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ईवीएस में आकलन का संकेत व्यापक संकेत नहीं है, समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए, सहयोग भी हो और न्याय के प्रति सरोकार हो। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। अवधारणा मानचित्रण ये ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है, बड़ा संकेतक नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और डी, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए और डी, बी और डी, सी, बी और सी और डी, सी और डी। तो चारों स्टेटमेंट में से कैसे आप पहचान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हम बात करें कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना बच्चों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। जरा हम बात करें
डी देखें, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया, मेरे भाई, सामाजिक अंतःक्रिया और समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो बी और सी करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेहा अपने छात्रों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्न में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। ऑप्शन बी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। ऑप्शन बी, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप क्या, रूढ़िवादिता की बात करें तो रूढ़िवादिता को यदि आपको कम करना है तो जो कार्य पुरुष करते हैं वो कार्य महिला भी कर सकती हैं, और जो कार्य महिला करती हैं वो कार्य पुरुष भी कर सकते हैं। तो रूढ़िवादिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए एक छात्र की मां कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑटो कौन चलाता है, पुरुष चलाती हैं। इसलिए जो छात्र की मां को ये आमंत्रित किया जाए कि वो ऑटो चालक है, तो रूढ़िवादिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए क्या। ऑप्शन ए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऑप्शन बी, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। ऑप्शन डी, पदों की यथार्थता की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो पाठ्यचर्या में, ईवीएस पाठ्यचर्या में प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, तो अपने आसपास यानी कि अपने पास बच्चों को, पहले ही बताया था कि बच्चों को अपने आसपास पास पड़ोस के खोजने के अवसर प्रदान करें, और पास पड़ोस से संबंधित, परिवेश से संबंधित जुड़े हुए प्रश्न बताए जाएं और उन पर ही उनको सिखाया जाए। तो अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन बी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। और सी, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। और डी, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी को बताएं। तो अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, हम जरा देखें ऑप्शन नंबर बी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो ये मानचित्र की जब बात आए मेरे भैया, तो स्थान, दूरी और दिशा की बात होती है। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या शामिल है। ऑप्शन ए, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। बी, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। सी, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और डी, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अब केवल की जब बात आए तो केवल इसकी लिमिट बन गई, इस क्वेश्चन की लिमिट हो गई केवल नहीं, तो इसलिए डी वाला तो होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और डी कौन सा, केवल वाला भी नहीं होगा। अब बी और डी बचा। एक प्रश्न को और जरा काटने की कोशिश करें, तो एक प्रश्न को और काटें तो कैसे वहाँ पर हम हल कर पाते हैं। जरा देखें, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, नहीं, परिभाषाओं को भी सिखाया जाता है, व्याख्यानों को भी सिखाया जाता है, इसलिए ए वाला भी नहीं होगा। जब ए वाला नहीं होगा तो डी वाला भी नहीं होगा। बचा कौन, बी और सी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है, रटने को कम करना चाहिए। तो हतोत्साहित यहाँ पर प्रोत्साहित हो जाता तो ये निगेटिव हो जाता। तो बी और सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि वायु प्रदूषण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक और 4 अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं।
निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? तो बताएं। ऑप्शन ए, प्रकरण पूरा कराने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करें, करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का स्वस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकालें, रिजल्ट निकालें, को सारणीकृत करें। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। और सी, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। और डी, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के प्रोत्साहित करना। तो बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। अब ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है कि परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों की जिज्ञासा भी पॉजिटिव है और परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन सा है? ये आगे परिभाषा, टैग वर्ड्स देखें क्या, परिभाषा। तो परिभाषा रटानी नहीं है मेरे भैया उनके लिए, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, अब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन बी, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन सी, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। तो विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना चाहिए, अभिभावकों की कोई लेना देना नहीं है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन विशेषता प्रयोग, क्योंकि पर्यावरण की बात आए तो ज़्यादा बच्चा कैसे सीखेगा, भूगोल से संबंधित कैसे सीखेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रयोग करेगा बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने के लिए, समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए, ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बी, ये एक बहुत सस्ता संसाधन है। और सी, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। और डी, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो कौन सा पक्षी है जो काफ़ी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी मैना, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी कौआ। कौआ की बात करें तो पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है और लोहे के तार होते हैं, लोहे के तार होते हैं इसके घोंसले में। और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि कौआ के घोंसले में अपने अंडे देती है। मैना की बात करें तो मैना अपनी गर्दन को झटके से मोड़ती है। अब उल्लू की बात करें तो उल्लू जो है 360 अंश अपनी गर्दन को घुमा लेता है, काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को घुमा लेता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो बताएं। ऑप्शन ए कच्चा आम अचार, ऑप्शन बी आलू चिप्स, ऑप्शन सी दूध पनीर, ऑप्शन डी सेब और जैम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। तो कच्चा आम से भैया अचार बनता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा नहीं वाली बात, आलू के चिप्स बनते हैं और दूध का दही बनता है, दूध का दही बनता है, पनीर नहीं दूध का दही बनता है, और सेब का जैम बनता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दूध का दही होता। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए आपलेशियन पर्वत, ऑप्शन बी यूराल पर्वत, ऑप्शन सी अरावली पर्वत, ऑप्शन डी किलिमंजारो पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सुसुप्त यानी कि मृत ज्वालामुखी पर्वत। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर है? तंजानिया, तंजानिया में स्थित है। और कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में ये किलिमंजारो पर्वत है। और कैसा ज्वालामुखी पर्वत है? ये तो मृत ज्वालामुखी पर्वत है। मृत ज्वालामुखी पर्वत है, तंजानिया में स्थित है। और कहाँ पर पूछ रहे? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, और ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी राजा जी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव होना चाहिए। ये गांव कहाँ होना चाहिए भैया? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और जहाँ पर अधिक वर्षा होती है और घर मजबूत बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं तो वो राज्य है असम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर वर्षा अधिक होती है? तो वो है मासिनराम, मासिनराम में अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है किसमें? ऑप्शन ए शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, ऑप्शन बी दी गई सूचना और विवरणों से सीखने में, ऑप्शन सी पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, ऑप्शन डी पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और छात्रों को सार्थकतापूर्वक सिखाने में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो रचनात्मक आकलन में क्या चीज़ सही नहीं है? ऑप्शन ए इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, ऑप्शन बी बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, और ऑप्शन सी रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, ऑप्शन डी अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं। रचनात्मक आकलन में संबंध सही नहीं है, तो ये निगरानी करनी है, ये बात सही है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये आकलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी ठंडा उसी गर्म, इनकी एक पाठ है उसी ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसी कई कहानियाँ लिखी, अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे? बताएं। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 33वें क्वेश्चन का? तो उस समय जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन वो थे भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, ऑप्शन बी परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, ऑप्शन सी तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ऑप्शन डी बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर बताएं। तो बच्चों की जो भाषा हो
पर्यावरण अध्ययन हो या कोई भी विषय हो, तो बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा यानी कि बच्चे की जो मातृभाषा हो, दिन प्रतिदिन की भाषा का मतलब क्या है, मातृभाषा से भाषा संबंध होनी चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा यानी कि भाषा की बात करी। अब देखें हम, आशा नाम की लड़की है एक। आशा अपने छात्रों को, शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना है, चाहता है कि आशा नाम की एक लड़की है जो अपने छात्रों को ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। इनकी आशा नाम की एक लड़की ये सुझाव देती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या सबसे संभावित तरीका हो सकता है जिसमें योगदान दें। ऑप्शन ए, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। ऑप्शन बी, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें। ऑप्शन डी, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कैसे? कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, यानी कि पर्यावरण को हमें क्या करना। जरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत गहराई से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान दें। पर्यावरण को शुद्ध रखना है। अगर वाहन चलाएंगे पर्यावरण प्रदूषित होगा, सार्वजनिक साधन का प्रयोग करें आने जाने के लिए, तब भी क्या होगा, प्रदूषण होगा। लेकिन कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, तो इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषता बताइए। तो लेह लद्दाख में मकान कैसे होते हैं बताएं जरा। ऑप्शन ए, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। ऑप्शन बी, निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। ऑप्शन सी, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारों दीवारें होती हैं। ऑप्शन डी, लकड़ी के फर्श होते हैं। अब जरा देखो ऑप्शन। ऑप्शन ए सी डी ए, ऑप्शन बी ए बी डी, ऑप्शन सी ए बी सी, और ऑप्शन डी बी सी डी। जरा एक एक क्वेश्चन को काटने की कोशिश करें, फिर आपको आसानी से आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जरा इधर देखें, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जरा इधर देखें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लकड़ी के फर्श होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जरा देखें, ए वाला नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्योंकि इन तीनों में क्या है, ए ऑप्शन है। अब ए ऑप्शन किस में नहीं है, वो है डी ऑप्शन, इसमें है बी सी डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 37, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए, तो मिर्च कहाँ से आई थी। ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी, अफगानिस्तान से। ऑप्शन डी, इंग्लैंड से। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। वो दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई थी। तो कहाँ के व्यापारी लेकर आए थे, दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, मणिपुर। ऑप्शन बी, चंडीगढ़। ऑप्शन सी, लद्दाख। ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। तो चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, ये तीनों के तीनों क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन मणिपुर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और ये पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे, बौने, पीले, हरे आदि। तो मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए, जॉर्ज मेस्ट्रल ने। ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन सी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था, तो मेंडेल ने प्रयोग किया था, ग्रेगर जॉन मेंडेल ने। और मटर के पौधे में जो थे चिकने, खुरदरे, लंबे या बौने, पीले, हरे, उनका अनुपात कितना था, तो 9:3:3:1 था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मटर के पौधे, ग्रेगर जॉन मेंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते हैं। तो आदिवासी जो लोग हैं वो हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है।
कांसा के विषय में निम्न में से सबसे सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, ये तांबे कॉपर यानी कि तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी, ये एल्युमिनियम और तांबे कॉपर की भांति का एक तत्व है। ऑप्शन सी, ये पीतल और तांबे का मिश्रण है। ऑप्शन डी, ये तांबे जस्ता जिंक और एल्युमिनियम का मिश्रण है। तो ये तांबे जिंक का एल्युमिनियम का मिश्रण नहीं है, और ना ही ये किसका पीतल का मिश्रण है, और एल्युमिनियम की फिर बात आई तो एल्युमिनियम का मिश्रण नहीं है। तो ये जो है कांसा जो है वो तांबे और टिन का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41। अल ब्रूनी जिस देश से आया उस देश का नाम क्या है। ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो अल ब्रूनी किस देश से आया था, तो अल ब्रूनी जो आया था वो उज्बेकिस्तान से आया था। इनने 2 पुस्तक लिखी थी इन्होंने, अल ब्रूनी ने, तह तहकीक तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद और तहकीक उल हिंद। और अल ब्रूनी उज्बेकिस्तान से आया था, और उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का देश है। किसका देश है, तो ये मध्य एशिया का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति सापेक्ष गांधीनगर, और दिल्ली की बात करें तो ये जो है दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात तो ये क्या है, दिल्ली है। ये क्या है, दिल्ली है। यहाँ पर बिहार है, और यहाँ पर क्या है, गुजरात है। यहाँ पर क्या है, गुजरात, गुजरात, बिहार और दिल्ली। अब देखें जरा, और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या हैं। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जरा देखें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सापेक्ष जो गुजरात है, दिल्ली के सापेक्ष जो गुजरात है, जरा देखें किस स्थिति में है, तो ये किस में है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम में है। तो गुजरात कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में है, क्योंकि ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया हमारा, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो अब हम जरा देखें तो ये क्या है, दक्षिण, ये क्या है, दक्षिण, और ये क्या है, पश्चिम। तो गुजरात कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में है। जरा देखें दक्षिण पश्चिम किस में है, दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, इसमें अभी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो पहली कंडीशन दक्षिण पश्चिम की आनी चाहिए, तो इसमें दक्षिण पश्चिम नहीं आया पहली बार, क्योंकि ये गुजरात की बात कर रहा है, उसके बाद बिहार की स्थिति बात करेगा। तो इसमें भी दक्षिण पश्चिम पहली बार नहीं आया है, बाद में आया है। तो बचे कौन, 2 ऑप्शन बची, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार से वहाँ पर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। अब बी और डी बचा, बी और डी बचा। जरा देखें, बिहार की बात करें तो बिहार, बिहार कहाँ पर है, बिहार हमारा कहाँ पर, बिहार यहाँ पर है, बिहार हमारा यहाँ पर है। तो वो किस स्थिति में है, तो ये किस स्थिति में है, बिहार दिल्ली से दक्षिण और पूरब की कंडीशन में है, दक्षिण और पूरब की कंडीशन में है बिहार हमारा। कहाँ पर है, दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब तो है नहीं, तो कहाँ पर है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, ऑप्शन ए भारत का, ऑप्शन बी तिब्बत का, ऑप्शन सी नेपाल का, ऑप्शन डी म्यांमार का। तो माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका है, तो माउंट एवरेस्ट जो भाग है वो नेपाल का है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो कोई किसान है जो बार बार उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों में मृदा क्या हो जाएगी, तो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। क्योंकि एक ही फसल को बार बार उगाते रहेंगे तो भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। ऑप्शन ए जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, ऑप्शन बी बंजर हो जाएगी, ऑप्शन सी अन्य फसलों के लिए बहुत उपजाऊ बन जाएगी, ऑप्शन डी केवल धान की फसल के लिए ही उपयोगी रहेगी। नहीं मेरे भैया, भूमि बंजर हो जाएगी। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45। जूही की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो जूही की माँ जो है वो रोजाना तालाब से लाए हुए पानी में क्या डालती है, फिटकरी डालती है। तो वो क्या करना चाह रही है, ऑप्शन ए पानी को रंगित करने के लिए, ऑप्शन बी हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसारित करने के लिए, ऑप्शन सी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन डी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए।
तो फिटकरी पानी में क्यों डाला जाता है? क्योंकि हल्के हल्के छोटे जो अपद्रव्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? ऑप्शन ए, संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। ऑप्शन बी, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। ऑप्शन सी, संबंधित मामलों पर क्यूज प्रतियोगिता का संचालन करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो बताएं, सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए क्या प्रभावी होगा? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर बताएं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 47। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन सी, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा। क्योंकि बच्चा जितना जिज्ञासु होगा बच्चा उतना ही अधिक सीखेगा। तो प्रश्नोत्तरी से क्या होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 48। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि ये हैं कब? ऑप्शन ए, विषयगत। ऑप्शन बी, एकीकृत। ऑप्शन सी, समावेशी। ऑप्शन डी, ये सभी। तो कब हो सकता है? तो ये सभी हों, विषयगत भी हो, एकीकृत भी हो, समावेशी भी हो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी समग्र शिक्षा के कारण कब बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन सी, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। और ऑप्शन डी, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर बताएं। जिज्ञासा जागृत करनी है बच्चे के लिए तो जांच कल्पना परक प्रश्न पूछने चाहिए, कल्पना परक प्रश्न पूछे जाएं जो कल्पना पर आधारित हों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ऑप्शन ए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। ऑप्शन बी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। ऑप्शन सी, मेरी शक्तियाँ क्या थीं। ऑप्शन डी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा क्या? ऑप्शन ए, शिक्षकों का स्व आकलन। ऑप्शन बी, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। ऑप्शन डी, बच्चों का स्व आकलन। तो मैंने क्रियाकलाप की योजना बनाई, कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण किया, कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो है, जब बच्चा क्रियाकलाप करेगा, अपनी योजना बनाएगा, किसी को दिखाएगा, तो छात्र का भी आकलन होगा, शिक्षक का, दोनों का आकलन होगा। तो बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 52। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। ऑप्शन डी, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अब बच्चे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हस्तपरक अनुभव कराए जाएं, क्रियाकलाप कराए जाएं, उस बच्चे पर ज़्यादा कराया जाए तो बच्चा अधिक सीखेगा। परिभाषा ना हो, व्यस्त ना रखा जाए बच्चे को, परीक्षा में निष्पादन को सुधारने की कोई बात नहीं, लेकिन हस्तपरक अनुभव की बात करी जाए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव कराया जाए बच्चे से ज़्यादा बच्चे से खुद कार्य कराया जाए तो बच्चा अधिक सीखेगा। करके देखो बात कर रहा है, करके देखो की बात, तो इसलिए ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें।
निम्नलिखित 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 में निम्न निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन ए, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। और ऑप्शन डी, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर बताएं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। संबंधित मुद्दों की बात आ जाए, संबंधों की बात आ जाए, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 54, कुलदीप कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। और ऑप्शन सी, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। यानी कि बच्चे के लिए इतना मोटिवेट किया जाए कि बच्चा उस कार्य को स्वयं कर सके, उस कार्य को स्वयं कर सके। तो बच्चा क्या होगा, संवेदनशील बन जाएगी क्लास। और वृक्ष संरक्षण की अवधारणा छात्र के लिए संवेदनशील बन जाएगी। तो इसलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कक्षा 5 ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं। कक्षा 5 ए सेक्शन के एक शिक्षक जो हैं वो एक सवाल देते हैं। क्या देते हैं। ऑप्शन ए, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो दो सवाल दिए जाते हैं, यानी कि ए वाले सवाल देते हैं पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, और बी वाले सवाल देते हैं ये अगर धरती पर पेड़ ना हो तो क्या होगा। ऑप्शन ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन सी, ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ऑप्शन डी, ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या है। अब हम बात करें पेड़ों के 5 लाभ लिखिए भैया। तो पेड़ों के 5 लाभ की बात करें तो इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं होगी। तो दो ऑप्शन जरा ध्यान रखें, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी और अपसारी। अपसारी का मतलब है कि बच्चा एक ही प्रश्न के एक प्रश्न के अनेक उत्तर निकाल ले, तो उसे कहते हैं अपसारी। अपसारी, एक बिंदु से अनेक बिंदुओं के बारे में सोचना, तो ये हो जाएगा अपसारी। अब बात करें अभिसारी की, किसकी, अभिसारी की। तो अभिसारी क्या होगा कि कई प्रश्नों के उत्तर हैं, एक ही आंसर निकल कर आए, उसका क्या हो, एक ही आंसर निकल कर आए। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि बिंदु की तरफ आना, तो अभिसारी हो जाएगा। अब पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। बच्चे की सृजनात्मक क्षमता जो होगी ज़्यादा नहीं सीखेगा, तो ए बदंत वाला अपसारी है। क्या होगा धरती पर पेड़ ना हो, तो इसमें बच्चा अलग अलग प्रकार के प्रश्न बताएंगे बच्चे, उत्तर, इस प्रश्न के अनेक उत्तर बताएंगे बच्चे। तो बी मुक्त अंत वाला अपसारी प्रश्न होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीटेट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन ए, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ऑप्शन बी, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन सी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन डी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। ये गांव एक विशेष प्रकार का कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गांव निम्न में से किसका भाग है। ऑप्शन ए रल का, ऑप्शन बी कर्नाटक का, ऑप्शन सी तेलंगाना का, ऑप्शन डी तमिलनाडु का। तो ये जो पोचमपल्ली है, यहाँ पर कपड़ों की बुनाई की जाती है, साड़ियों पर बुनाई की जाती है, तो ये आंध्र प्रदेश में है।
कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। लेकिन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है नहीं, तो कहाँ चले जाएंगे? तेलंगाना पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मृत सागर क्या है? ऑप्शन ए ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है। अरे जहरीला नहीं है मेरे भैया। ऑप्शन बी ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऑप्शन सी ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। ऑप्शन डी ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। ऐसा बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? मृत सागर में क्या होता है? ऑप्शन बताएं इस क्वेश्चन का। तो ऐसा सागर जहां महासागर और सागरों से ज़्यादा पानी नमकीन है। नमकीन की बात आए, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी संवेग। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताएं। तो अदिश राशि की बात करें वो हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन ए आबू धाबी में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी राजस्थान के रेगिस्तानों में, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, रेगिस्तानी ओक को देखकर मेरे भैया रेगिस्तान पर ना जाएं, ये बिल्कुल गलती ना करें। सी टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित जो 50-60 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें, और वीडियो में ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।